वेलकम बैक टू द सिविल्स पॉइंट। आज हम लोग जो है यूपीपीसीएस 2023 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और आगे पार्ट सेकंड में हम 50 क्वेश्चन को, देन पार्ट थर्ड में 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए उससे पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है, तो ये बिल्कुल गलत है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन जो है, जो आपका सबसे बड़ी बात है, ऑप्शन क्या है, केवल 2, ठीक है। चलिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि, यानी गैर पारंपरिक का मतलब क्या है, जैसे कोयला, ईंधन वगैरह जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो स्रोत ना होकर के कौन से स्रोत हैं, तो ये नवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। गैर पारंपरिक का मतलब क्या होता है, नवीकरणीय स्रोत हैं। तो सेकंड का ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है। यानी नागरकोट का जो अभियान था फिरोज तुगलक का, ये 300 संस्कृत का बुक का किसने अनुवाद किया था, तो ये आपका किया था किसने, ये किया था अजीजुद्दीन खान ने, ठीक है। अजीजुद्दीन खान ने किया था, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी का विषय क्या था, तो ये था डिग्निटी ऑफ फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, यानी व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। तो ये ऑप्शन से याद रखिए, फोर्थ का ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं, तो यहाँ पर आपके 2 प्रकार मिलते हैं, एक एब्सोल्यूट मिलता है और एक रिलेटिव पॉवर्टी मिलता है। तो ये दोनों जो है प्रकार हैं और 1-2 ऑप्शंस ए में है, ठीक है। चलिए भाई, हम देखते हैं कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मे भी हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो उससे कुछ पैसे इनकम भी होता है, तो उसमें टैक्स वगैरह में भी जाता है, और टैक्स फिर वो वाई के रूप में आ जाते हैं। इनडायरेक्टली इफेक्ट तो हो सकता है, इसमें नो डाउट। वहीं जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, तो ये तो डायरेक्टली इफेक्ट है, तो सीधा सीधा है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले कौन सी गई थी, प्रारूप समिति का गठन, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की गई थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो आपकी 1947 में की गई है, ठीक है। वहीं अंगीकृत कब किया था, यानी संविधान को हमने अडॉप्ट कब किया था, तो 1949 में किया था, ठीक है। वहीं हमने संविधान लागू कब हुआ था, यानी इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था, तो 1950 में आया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। तो यानी सबसे पहले हमने संविधान सभा की बैठक की है, उसके बाद हमने प्रारूप समिति की नियुक्ति की है, फिर हमने 1949 में ये लिखा है। तो यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, 4 फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, यानी ऑप्शन क्या आएगा इसका, अगर आप देखा जाए तो 7th का बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड में हमें सम्मिलित करना है। क्या करना है कि ये हमारी डिसीज़ हैं और ये फैक्टर हैं। तो डिसीज़ और फैक्टर यानी व्याधि और कारक हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है एक पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जो है वो किसके कारण होता है, या डेंगू। तो आपको कुछ नहीं पता, आपको डेंगू पता है, क्योंकि आपको पता है कि डेंगू जो है, डेंगू एक वायरस है, ठीक है। तो डेंगू वायरस के कारण होता है, ठीक है। और वही मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ है ना। तो मलेरिया प्रोटोजोआ है। तो ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मिला लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप देखिए 8 का बी ऑप्शन, ठीक है। तो 8 का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं, 9th। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो पुस्तक हैं उसके ये लेखक हैं, और ये किस पर लिखा हुआ है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके लेखक कौन है, इन्होंने पूछा कि ये किस आधार पर है। तो उसमें मिरात ए सिकंदरी जो है वो किस पर है, बहमनी के अहमद का इतिहास। तो देखिए इसका आंसर जो है 9th का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो यानी 9th का ए होगा, तो मिरात ए सिकंदरी जो है वो बंगाल का इतिहास के आधार पर है। वहीं बुरहान ए मासरी जो है, मिरात ए सिकंदरी जो है गुजरात विजय पर, माफ़ी चाहता हूँ, मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय पर है। वहीं आप देखिए बुरहान ए मासरी का बहमदी नगर के अहमदनगर का इतिहास बताता है। वहीं सी का फर्स्ट जो है, यानी रियाज उल सलातिन जो है वो बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंसा जो है महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह। तो ये ऑप्शंस आपका एक करेक्ट आंसर है, ये याद रखिए, ठीक है। अब 10th जो है वो कह रहा है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ऑब्वियस सी बात है।
ये बिल्कुल सही बात है, पर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन बना रहता है, तो ये ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा सही नहीं है, कथन सही नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो सकता है, देखिए चला, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में बॉयसॉय लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। देखिए अब सबसे बड़ी बात है, जब हमने यहाँ पर सर्च किया तो रास बिहारी बोस जो है उनका नाम निकल के आया था, और रास बिहारी बोस जो है वो एक्चुअली में गदर पार्टी से सम्मिलित थे। ठीक है, गदर पार्टी से सम्मिलित थे। तो इसका अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अनुशीलन समिति इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ये तो बड़ा सिंपल था, तो वो थे क्रिस हिमकिंस ने। ठीक है, तो ये याद रखिए, क्रिस हिमकिंस। अब कौन सा युग्म यानी दर्शन और उसके प्रचारक हैं। तो आप देखिए इसका आंसर जो है 13 का वो आ जाएगा, न्याय, यानी न्याय जो है वो गौतम के हैं, बाकी ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। ठीक है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था। तो ये याद रखिए कि ये 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था, पर यहाँ पर 1871 दे रखा है, तो नियरली जो है 1871 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि वर्क डन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया, तो फर्स्ट टाइम पे जो अगर हुआ है तो पूरी तरीके से हुआ है वो 1881 में हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 1872 में तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो इसलिए 1881 जो है वो आपका राइट आंसर हो सकता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लेकिन अगर पहली बार जनगणना की हम बात करें तो वो 1871 में हुआ था। ठीक है, वो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन 1872 यहाँ वर्ष नहीं दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 1881 हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप देखिए संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन किया गया है, तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये भी बात सही है, इसलिए ऑप्शन जो है दोनों हो जाएंगे, बी 1 और 2। वहीं फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है। तो ये तुमकुर कर्नाटक में किया गया है, तो 16 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं आप देखिए ये कवित्री और एक पुस्तक दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 17 तो आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है सही नहीं है। ठीक है, तो अब इस पर थोड़ा सा मैं एक बार इसको देखूंगा, अभी तक मिला नहीं है इसको, ये थोड़ा सा होल्ड पर कर दीजिए। 17 को मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ये मिला नहीं है। ठीक है, चलिए वहीं आते हैं, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। वहीं पंचायती राज अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन पर 1977 की सिफारिशों में क्या कथन था। तो इन्होंने पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में स्थान की तरह 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की थी, बिल्कुल सही बात है। वहीं राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण तो खंड को विकेंद्रीकृत का प्रथम बिंदु माना था, नहीं खंड को नहीं, इन्होंने जिला को माना था। ठीक है, तो ये ऑप्शंस गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शंस क्या होगा, ओनली 1। ठीक है, वहीं देखते हैं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर है जो भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं हुआ है। तो ये देखिए आगरा भी है, कानपुर है, वाराणसी है और आपका लखनऊ भी है। ठीक है, लखनऊ भी है, पर ग्रेटर नोएडा नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ग्रेटर नोएडा। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है। चरक संहिता ने कितने अध्याय और खंडों में विभाजित किया। तो चरक संहिता आप जानते हैं कि 120 अध्याय हैं और 8 खंड हैं, उसमें इन्होंने विभाजित किया है। मानव हृदय जो है कितने चैम्बर्स का बना हुआ है, यानी ह्यूमन हार्ट इज मेड अप हाउ मेनी चैम्बर्स। तो ये कितने बना हुआ है, 4 का बना हुआ है। ठीक है, वहीं फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। देखिए उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में पूछा है, तो उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन के तहत जो है 149 की गई है। कितनी की गई है, 149 की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। वहीं आप देखिए कि हाल ही में mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया गया था, यानी mRNA वैक्सीन जो है वो हमने लगाई थी, तो वो किसके आधार पर लगाई थी, तो वो मॉडर्ना, ये मॉडर्ना आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ये याद रखिए। वहीं 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किस नेता ने किया था। तो ये आपकी देखिए इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी थे, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। वहीं वैदिक कालीन प्रशासन में भागदऊ कौन अधिकारी होता था? तो भागदऊ जो है वो रेवेन्यू कलेक्टर होते थे, याद रखिए, यानी राजस्व कर जमा करने वाला था। तो 26 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं आप देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो आर्टिकल 280 जो है, आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 80 जो है 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। आप देखिए सी का सेकंड जो है, सी का सेकंड इसमें कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक में दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। तो आर्टिकल 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। वहीं आप देखिए 315 जो है बी का किससे? लोक सेवा आयोग से है। निर्वाचन आयोग 324 है, और वही 315 जो है वो राष्ट्रीय 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है, और 315 लोक सेवा आयोग से। तो ऑप्शंस क्या आ जाएगा? तो ए का 4 आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो ये याद रखिए, सबसे बड़ी बात है। तो इसमें जो है राज्यों के 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण जो है बजट अनुमान में, अब इसको हमने थोड़ा सा देखा है, तो यहाँ पर 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों की अनुमति की बात की गई है इसमें, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 28 का डी ऑप्शन है। मिलिंद पानो जो है राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद था, वो किसके बीच था? तो वो नागसेन के मध्य था, ठीक है। 29 का सी ऑप्शन सही है, ये याद रखिए। और निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो स्पेयर जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? प्रिंस हैरी ने लिखी है, ये याद रखिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रिंस हैरी। वहीं अब हाल ही में 31 का क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। तो देखिए फरवरी की बात कर रहा है, ना कि आप नामीबिया डेजर्ट की बात करें, वहाँ पे 8 चीते थे, वो 8 थे, लेकिन यहाँ पर 12 चीतों की बात की है, तो ये बात कथन बिल्कुल सही है। और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो ये भी बात सही है। तो ए और दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। वहीं डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में, और डीकिन विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का डीकिन विश्वविद्यालय जो पहली बार भारत में खोला जा रहा है, और ये कहाँ खोला जा रहा है? गुजरात में खोला जा रहा है। तो ये स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय हुआ, बिल्कुल सही बात है। और इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये गुजरात में स्थापित किया जाता। तो ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिए। वहीं भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर हम देखा जाए, तो इसमें 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो कमल है 7 पंखुड़ी लगी हैं। अब ये 7 पंखुड़ी जो है 7 महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन बी, ए और 2 दोनों हो जाएंगे। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी हैं? तो आपने देखा होगा 34 की इसकी जो मीरा कुमारी हैं, वो जो है वो पहला प्रथम महिला स्पीकर है। अभी हम इसमें डिटेल एनालाइज नहीं कर रहे हैं, पर अभी सिर्फ सिंपल से आपके आंसर को हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ बात कही है कि जुलाई 2022 में क्रेडिट ग्रोथ सर्विस जो है 16% से ऊपर है, ठीक है। वहीं जो है 75%। अब यहाँ पर जो 35 क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा सा भी सर्च करूँगा, उसके बाद ही इसको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कंसिडर द रीजन ऑफ द फॉलोइंग पेशवास एंड अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, और आपके नारायण राव और माधव राव। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके ए ऑप्शन राइट आंसर है कि बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, नारायण राव, माधव राव, ये सब बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये याद रखिए। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आप जानते हैं डोनेट्स है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, डोनेट्स, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो महासागरीय लवणता कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं पर अधिकतर होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है, नहीं, बृहद ज्वार की होती है। बेंगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा, बेंगुला ठंडी धारा है पर प्रशांत महासागर की नहीं है, अटलांटिक महासागर की है, तो ऑप्शन सी भी ऑप्शन गलत होता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, नहीं भैया, 12 घंटे 50 मिनट बाद आता है, ठीक है, 12.50 घंटे मिनट बाद ज्वार आता है, तो इसलिए डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन के महासागर की लवणता जो है कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। द चैलेंज
ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो याद रखिए ये जो वर्ल्ड पॉवर्टी की बुक है ये आपकी गुरनाल मेंडल ने लिखी थी, गुरनाल मेंडल ने। तो याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 40 क्वेश्चन पे। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो उस समय ये एक स्टूडेंट थे तो उन्होंने उस समय हिस्सा लिया होगा मे बी, पर 1925 में इन्होंने क्या थी, कांग्रेस छोड़ दी थी। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट आप भी पता है 20-21 के दौरान चला था, तो ये तो पॉसिबल, ये तो सीधा सीधा है 21-22 के दौरान। तो ये आंसर जो है 40 का कौन सा हो जाएगा? दोनों हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, 1925 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। चलिए अब आते हैं दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। तो न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है? तो ये 2025 तक है, ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी जब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ा भी रहा था तो उस समय मैंने ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्टली जो करंट अफेयर के आए हैं वो मैंने डिस्कस भी किए थे। मैंने कहा, और खास करके न्यूजीलैंड के लिए तो मैंने स्पेशली बोला था कि इसको आप बार बार पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? तो ये है एटी, ठीक है, यति एयरलाइन जो है उसका दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये याद रखिए। ठीक है, वहीं आप देखिए 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो देखिए 2022 की बात की है, और यहाँ पर आती है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या आती है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात कर रहा है। ठीक है, इसने उल्टा पूछ लिया है, इसने मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये पूछना चाह रहा था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें जो है भारत जो है ग्रीन हाउस गैस में ये जो है 2022 की पूछी है। तो 2022 में ये 10वें स्थान पर था, जबकि 2023 में जो है ये 8th रैंक पर है। ठीक है, तो ये याद रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? अ जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, तो इसे कहा जाता है वाटर शेड। ठीक है, तो वाटर शेड कहा जाता है, ये याद रखिए। तो जल विभाजक जो है वो राइट आंसर होगा। वहीं मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 होगी। तो ये सेंटेंस तो सही है, पर यहाँ पर उन्नत पर दे दिया है। भाई उन्नत कहाँ से होगी? हम 130 से घटकर 132 पर पहुँचेंगे तो ये तो और ही दिक्कत होगी ना हमारे लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन सेकंड सही आ जाएगा, 130 से 132 तक गिर गई है। तो राइट आंसर 2 होगा, तो केवल 2 ऑप्शंस राइट आंसर है। ठीक है, वहीं केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब नॉट ट्रू अबाउट टोटल आउटले इन द यूनियन बजट 2023-24। तो देखिए सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट रेट की, अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट जो है 20% हम इस समय, यानी यहाँ पर खर्चे की बात कर रहा है। ठीक है, याद रखिए कि हमने खर्चे जो है हम सबसे ज़्यादा किस पर कर रहे हैं? तो ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट पर सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, वहीं आप देखिए सब्सिडी जो है वो 9% नहीं है, वो 7% हम कर रहे हैं। और रक्षा व्यय एंड डिफेंस जो है हमारा, उस पर भी खर्च 8% कर रहे हैं। और साथ ही में स्टेट शेयर में हमने जो टैक्स की भागीदारी है वो 18% रखी हुई है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शंस कौन सा सही नहीं होगा? तो वो सब्सिडी ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, यानी इसका आंसर राइट सब्सिडी होगा। ठीक है, क्या होगा? सब्सिडी। वहीं आप देखते हैं 47 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के सिद्धांत हैं और उनके प्रतिपादक हैं, तो वो कौन कौन से हैं ये याद रखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखिए 47 का, तो 47 का ये ऑप्शन जो है आप देखिए ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी जो है वो किसने दी है? याद रखिए, ये आपकी दी है एडविन कैनन ने। ठीक है, एडविन कैनन ने दी है। तो ये आपको पता है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी एडविन कैनन ने दी है। एक का थर्ड ऑप्शन एक ही में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। वहीं सामाजिक अपसमान सिद्धांत यानी सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी वो आपकी किसने दी है? हेनरी जॉर्ज ने दी है। जनसंख्या में संक्रमण सिद्धांत है ना, तो वहीं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो किसने दी है? तो वो थॉमसन ने दी है। ठीक है, तो ये याद रखिए। और ये ऑप्शन जो है वो आपके, अगर आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है?
देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो कौन सा है इसमें से, तो नीलम्बो, नेक्टोथिन्स या निकोटियाना नहीं, लेकिन नेपेंथिस है। ठीक है, नेपेंथिस जो है वो इसका कीटभक्षी पौधा है। याद रखिए 48 का डी ऑप्शन राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको बीच सीमा नदी कौन सी बनाती है, तो कौन सी, यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका और मैक्सिको। तो आप देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर सारी नदियों के डिटेल दे रखी है, सारी नदियों की, विश्व की जितनी भी नदियां हैं उनकी सभी की डिटेल दे रखी है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहां जाएंगे देख सकते हैं जा करके। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा जो है वो कौन बनाता है, तो वो आपकी रियो ग्रांडे रिवर बनाती है। ठीक है, कौन सी, रियो ग्रांडे रिवर बनाती है। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा जो है सही सुमेलित है, तो नीति दर्रा सही सुमेलित है, नीति उत्तराखंड में है, ये आप याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो खैर सिंपल पूछ लिया। माना भी आपके उत्तराखंड में है, दिफू असम में है, और अगल जो है वो आपके भूटान सिक्किम के पास में है। तो ये तो ऑप्शंस है ही नहीं है आपके सीधे सीधे, तो ऑप्शंस ए ऑप्शंस राइट आंसर हो गया। तो ये मैंने आपके 50 क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर भेज दिया है। आप लोग प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट मैं सून जल्दी से भेजने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।